घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत फिर से हाजिर हैं वो खास बुलेटिन लेकर, जिसमें हम पूरा ख्याल रखते हैं कि उन तमाम खबरों को हम शामिल करें जिससे है आपका सीधा सरोकार। अनंत, तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और सबसे पहले बात करते हैं उन सावधानियों की, उन कदमों की जो आपकी सेहत से जुड़े हैं, उस महामारी को देखते हुए उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया फिलहाल चिंता में है और ये चिंता चीन की तरफ से बढ़ रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। कोविड-19 की स्थिति और राज्यों की तैयारियों पर इस समय मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दवाइयों की आपूर्ति और अस्पतालों में व्यवस्था पुख्ता करने की बात कही थी। आईएमए जल्द ही कोविड की नई गाइडलाइंस भी ला सकता है। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा स्थितियां देश में हैं वो काफी संतोषजनक हैं। क्योंकि जहां तक कोविड के मामलों की बात है तो कोविड के मामले 200 से कम अभी आ रहे हैं रोजाना, अगर उनकी दर देखी जाए। और जहां तक टीकाकरण की बात है तो आपको बताएं कि देश भर में 220 कोरोना टीके की डोजेज लग चुकी हैं। इसके अलावा 95 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको दोनों की दोनों डोज लग चुकी है और एक बड़ी आबादी बूस्टर डोज भी ले चुकी है। देश को कोरोना से बचाव के लिए और रक्षा कवच मिल गया है। आपको बता दें कि सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए तौर पर हरी झंडी दे दी है और आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। ये वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है, मतलब वैक्सीन लेने वाले की बाह पर सुई नहीं लगाई जाएगी। ये वैक्सीन सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर ही लगाई जाएगी, यानी जो लोग पहले वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं उन्हें ही ये वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन को इस साल 6 सितंबर को सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। हालांकि अभी ये वैक्सीन लगाई नहीं जा रही थी। भारत बायोटेक इसे कोविन पोर्टल पर लिस्टेड करने की अपील कर चुका था। सरकार की मंजूरी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां नेजल वैक्सीन लगाई जा रही है। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। कोरोना के नए वेरिएंट और संक्रमण ने लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत कतई नहीं है। बिल्कुल, थोड़ी सी सावधानी से खतरे को टाला जा सकता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं क्या है देश के जाने माने एक्सपर्ट की सलाह। नागरिक होने के नाते सबको एक गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, मास्किंग फॉलो करना, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जो जो इंतजाम सरकार ने करेगा इस विषय पर, या सरकार जो गाइडलाइन बताएगा, जारी करेगा, वो कदम हम अगर ठीक से फॉलो करेंगे, इससे हमको हमारा ही फायदा है। कोविड फिर से यहाँ पे कोई खराब परिस्थिति तैयार नहीं करेगा या कोई पैदा भी नहीं होगा। इंडिया में अभी तक तो सिचुएशन कंट्रोल में है ये, लेकिन बढ़ने का संभावना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए, सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हमको रिक्वेस्ट किया है। फेज 4 रिजल्ट्स के हिसाब से हमारी जो वैक्सीन हैं जो हमारे यहाँ यूज हुई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है जो कि चाइना को नहीं मिल पाया। चाइना में एक तो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत बड़ी वेव नहीं आई, और दूसरा उनकी वैक्सीन डेफिनेटली मच पुअरर इन कंपैरिजन टू आवर वैक्सीन। तो उनकी वैक्सीन ऑलमोस्ट सर्टेनली फेल हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी कंट्री के हिसाब से बोल सकता हूं, क्योंकि हमारी कंट्री में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव कोविड की आ चुकी हैं, और उसकी वजह से हमारे लोगों के अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेचुरल इम्यूनिटी काफी लंबे टाइम तक हमारी एंटीबॉडी रहती हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है ताकि हम लोगों को कोविड ना हो। और सेकंड, हमारे लोगों के अंदर, काफी लोगों के अंदर 2 वैक्सीन की डोज तो जा ही चुकी है, और थर्ड डोज जो बूस्टर है या प्रिकॉशन डोज हम लोग बोल रहे हैं, वो भी काफी लोगों ने लगानी। तो मेरा ये मानना है कि हमारी कंट्री के लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी है और हम लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज भी पूरी ले रखी।
एक्सपर्ट की सलाह तो आपने सुन ली, लेकिन अब कोरोना से जंग को लेकर लोग भी अलर्ट हैं। वो इस बार डर नहीं रहे हैं, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल की वकालत कर रहे हैं। उसके पालन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुनिए क्या कहना है आम लोगों का। कोविड के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो पहले से जो प्रिकॉशंस लिए थे और जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके हिसाब से हम बहुत सेफ है। लेकिन प्रिकॉशंस जैसे जो ट्रेजेक्टरी थी पहले से वैसे ही हम आगे बढ़ते जाए तो रिस्क कम होगा और मिनिमम डैमेज होगा, तो लॉकडाउन तक जाने की कोई जरूरत नहीं आएगी। गवर्नमेंट जब बोल रही है तो पब्लिक प्रिकॉशन लेना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती ना। उनका काम है इंस्ट्रक्शंस देना, फॉलो करना नहीं करना पब्लिक का काम है। अगर नहीं करो तो दे विल सफर फॉर दैट। सेकंड डोज बूस्टर डोज निकालना, लगाना, मास्क भी लगाना जरूरी है और गवर्नमेंट कंपलसरी करे वो सबसे बेस्ट है। तो दूसरे को हमारे जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उसको भी थोड़े सेफ हो जाते हैं। अपनी खुद की सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी मास्क लगाना जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। बस मेरा ये कहना है, हर जनता को ये मेरा बात बोलना है। मास्क तो पहनना चाहिए, कंपलसरी मास्क पहनना चाहिए। अब बिना मास्क का नहीं चलेगा और ज्यादा भी शोर शराबों में नहीं जाना। जो भी है ध्यान रखना, अपने लिए अच्छा है, अपने भारत के लिए अच्छा है। हर कंट्री में भी ये थोड़ा थोड़ा आ ही गया है, तो अपन भी ध्यान रखें तो अपने लिए बहुत अच्छा है। रुख करते अगली खबर का। एलएसी पर चीन को टक्कर देने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है, चाहे तकनीक का मोर्चा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुल हो, सड़कें हो या हेलीपैड। सेना की सुगम आवाजाही के लिए साल के 12 महीने कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है, लिहाजा यहां लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बहुत तेजी से एलएसी पर हालात बदल रहे हैं। इन्हीं निर्माण कार्यों की वजह से गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख का बॉर्डर से जुड़ा ये इलाका काफी बदल गया है। आपको बता दें कि दुर्बुक दौलत बेग रोड पर निर्माण काम बहुत तेजी से चल रहा है। ज्यादातर हिस्से पर मजबूत और पक्की सड़क बन चुकी है, जहां से सेना का साजो सामान और टैंक भी आसानी से गुजर सकते हैं। इस सड़क का ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बस कुछ ही हिस्से का काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बीआरओ की टीम दिन रात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के काम में जुटी हुई है। समुद्र तल से 17,570 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। तो एलएसी पर भारत की पकड़ मजबूत हो रही है और ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क यहां किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। कश्मीर के पंपोर की डिजिटल कलाकार आसमा मीर ने अपनी कला की बदौलत दुनिया भर में शानदार पहचान बना ली है। आसमा डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके तस्वीरें और स्केच बनाती हैं। आसमा का कहना है कि इन्हें बचपन से ही कलाकारी का शौक था। शुरू में ये पेंसिल और फिर वाटर कलर से तस्वीरें बनाती थी और फिर बाद में इन्होंने फोन पर पेंटिंग और स्केचिंग के हुनर को निखारना शुरू कर दिया। आसमा ने सोशल मीडिया पर अपने स्केच पोस्ट करने शुरू किए तो लोगों की तारीफ भी मिलने लगी और पहचान भी बनने लगी। इसके साथ ही परिवार का भी सहयोग रहा और समर्थन मिला। अब आसमा अपनी कला की बदौलत कमाई भी कर रही है और अपने हुनर को बुलंदियों तक पहुंचाने में जुट गई है। चेन्नई की श्रीमती केसन एक खास स्पेस मिशन के जरिए जीरो ग्रेविटी में उड़ान भरने वाली और चांद के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। स्पेस एजुकेटर श्रीमती केसन इस तरह एक दिन के लिए अंतरिक्ष यात्री बन गई। उन्हें अमेरिका में एक सेलिब्रिटी अंतरिक्ष मिशन के जरिए शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करने का मौका मिला। आपको बता दें कि केसन, जो कि भारतीय एरोस्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया की संस्थापक और सीईओ हैं, इन्हें इस महीने अमेरिका में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक सेलिब्रिटी मिशन पर उड़ान भरने का मौका मिला। अमेरिकी यान अपोलो 17 की चांद पर लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 दिसंबर को श्रीमती केसन को 3 घंटे के लिए इस खास उड़ान का हिस्सा बनने का मौका मिला। अमेरिकी संस्था स्पेस फॉर बेटर वर्ल्ड ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। बढ़ेंगे आगे। बिहार की रहने वाली आपको बता दें प्रियंका शर्मा ने हिम्मत और हौसले की बदौलत आत्मनिर्भरता हासिल करने की शानदार मिसाल पेश की है। प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं। पति की मौत के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने और 2 बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रियंका ने घर से बाहर कदम रखा और कई तरह के काम किए। आखिरकार प्रियंका को उत्तर प्रदेश में बस ड्राइविंग का मौका मिला। कड़े संघर्ष के बीच प्रियंका ने मुकाम हासिल किया है और देश की तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। आपको बता दें कि
बस ड्राइवर बनने से पहले प्रियंका ने ट्रक भी चलाया है, क्योंकि घर के सामने, परिवार के सामने हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि उन हालात का सामना करने के लिए प्रियंका ने किसी भी काम से परहेज नहीं किया, ट्रक ड्राइविंग भी की और अब यूपी रोडवेज में बस ड्राइवर के तौर पर उन्हें नियुक्ति मिली है। प्रियंका के मुताबिक ज्यादा शराब पीने के कारण उनके पति की जल्द ही मौत हो गई थी। इसके बाद उनके पास अपने 2 बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी थी। यूपी सरकार के परिवहन निगम ने 26 महिला ड्राइवरों की नियुक्ति की है, जिनमें से प्रियंका भी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया अब फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। एनडीए से पास आउट होकर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं। मिर्जापुर जिले के छोटे से गांव की रहने वाली सानिया एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है। फ्लाइंग विंग में उन्हें दूसरा स्थान मिला है। एनडीए में महिलाओं के लिए सिर्फ 19 सीटें हैं। ऐसे में सानिया ने बड़ी उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, अपनी मेहनत और लगन की बदौलत सानिया ने साबित कर दिया है कि अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो फिर इस दुनिया में अपने लिए खास मुकाम हासिल करना असंभव नहीं है। सानिया के पिता टीवी मैकेनिक है। सानिया बचपन से इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन 11वीं में पढ़ाई के दौरान इन्होंने एनडीए की परीक्षा देने का मन बनाया और इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली है। देखिए, कहते हैं कि अगर दिल में जज्बा हो कुछ करने का और सीखने का, साथ ही जुनून हो कुछ आगे बढ़ने का, तो फिर आप चाहे किसी छोटे इलाके में हो या फिर कोई गांव में हो, आपकी काबिलियत एक न एक दिन रंग दिखाती ही है। उत्तर प्रदेश के औरैया की आयुषी का महिला अंडर 19 टीम में चयन होने के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। चयन के बाद घर पहुंचने और औरैया में जगह जगह उसका, आपको बता दें, फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ, तो साथ ही लोगों ने रोड शो भी निकाला। एक छोटे से गांव की रहने वाली आयुषी ने अंडर 19 टीम में जगह पक्की करके इलाके का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि दूसरी लड़कियों को भी वो प्रेरणा दे रही हैं। आयुषी की मां को अपनी बेटी पर गर्व है। अंडर 19 में खेलने के बाद उसका सपना महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने का है। उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले एक शख्स ने अपने जीवन के 38 साल पर्यावरण को समर्पित कर दिए। वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर किशन सिंह मलड़ा अब तक 8 लाख से ज्यादा पौधों को जीवन दे चुके हैं। इन्होंने 1984 से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम छेड़ी थी और अब तक के उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वृक्षारोपण, पौधारोपण कर चुके हैं। आपको बता दें, किशन सिंह मलड़ा न केवल खुद साल भर पौधे लगाते हैं, बल्कि दूसरे लोगों और विभिन्न संस्थानों को मुफ्त में पौधे भी उपलब्ध कराते हैं। इनकी नर्सरी में अभी भी 60,000 से अधिक पौधे तैयार हो रहे हैं। इनमें औषधि के रूप में काम आने वाली जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं। साथ ही जामुन, नींबू, अखरोट, आंवला, हरड़, तेजपत्ता, आम और अमलतास के भी पेड़ पौधे लगाए हैं इन्होंने। तो पर्यावरण के लिए किस तरह से ये समर्पित हैं, ये इनकी नर्सरी को देखकर यहां पर आप समझ सकते हैं। इसलिए इन्हें वृक्ष पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। और हर साल की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। मंडी में ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस जैसे ठंडे देशों से लंबा सफर तय करके भारत आती है। इस बार 2 दर्जन से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहां आए। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ 1 महीने देरी से रुख किया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। बहरहाल वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रख रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों शिल्पग्राम उत्सव की धूम है। यहां एक कलाकार ने अपनी नाक से पारंपरिक वाद्य अलगोजा बजाकर सबको चकित कर दिया। अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी नाक से इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। रामनाथ का कहना है कि वो 60 वर्षों से इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि नाक से अलगोजा बजाने की इस कला को संजोने के लिए इनकी 3 पीढ़ियां वर्षों से लगी हुई हैं। इनकी इस अनूठी कला को देखकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। लोग इनके हुनर को देखकर दंग रह जाते हैं। केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है।
और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चेलई कला उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर मना रहा है। कला और संस्कृति के इस मंच पर बड़ी तादाद में कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और कश्मीर की माटी की खुशबू समेटे इस मेले में अद्भुत रंग झलक रहे हैं। पहलगाम में इस उत्सव का मकसद विशेष रूप से सर्दियों के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देना है। चेलई कला कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। इस दौरान रात में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और दिन में भी भीषण ठंड पड़ती है। लेकिन भीषण सर्दी के इस दौर में ठंड से परेशान होने के बजाय उत्सव मनाकर लोग जीवंतता का इजहार कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। क्रिसमस और नए साल की छुट्टी वैसे तो हर कोई अपने अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन इस सर्द मौसम में छुट्टियों का असली मजा लोग पहाड़ों पर जाकर ले रहे हैं। यही वजह है कि इन वादियों में बड़ी तादाद में सैलानी खींचे चले आते हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रिसमस के मौके पर शिमला समेत कई पहाड़ी इलाकों में सैलानी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। होटल्स में बुकिंग फुल है। बर्फबारी और 25 दिसंबर का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि शिमला के रिज मैदान पर मौजूद क्राइस्ट चर्च की खूबसूरती निहारने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहां आ रहे हैं। हिमाचल का मनाली भी सैलानियों को खूब भा रहा है। सैलानियों के पहुंचने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक आ गई है। कारोबार पिछले 2 साल की तुलना में बेहतर होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यहां 31 दिसंबर को रिकॉर्ड तोड़ सैलानी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें बता रही है कि क्रिसमस और नए साल का रंग लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग इसको बाकायदा एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर का स्वागत किस तरह से हो रहा है पहाड़ी इलाकों में आप देख सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो व्यापारी हैं खास करके वो भी काफी खुश हैं क्योंकि 2 साल कोरोना की पाबंदियां, लेकिन उसके बाद अब जबकि सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं उसमें क्रिसमस की रौनक भी यहां पर खूब देखने को मिल रही है। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।